Hello everyone, welcome to my channel Max Safety at Travel. Thank you for joining with us. Today I will discuss PTW permit to work. So let's start. Today I will discuss permit to work system. A permit to work system is a formal documented safety procedures forming a part of safe system of work which ensures that all necessary actions are taken before, during and after particular high risk work. तो आज यहाँ जो बताने जा रहा है वो परमिट टू वर्क का डिफिनेशन में ये बताना चाहता है कि परमिट टू वर्क सिस्टम एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर्स होता है जिसमें किसी भी काम को सेफ सिस्टम में कैसे किया जाए और क्या क्या नेसेसरी एक्शन को इंश्योर किया जाए काम से पहले, काम के दौरान और काम के बाद, खास तौर पे ऐसे काम जो हाई रिस्क एक्टिविटी के अंदर या हाई रिस्क वर्क के अंतर्गत आता है। इसको सिंपल यूं कह सकते हैं कि परमिट टू वर्क यानी पीडीडब्ल्यू एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें किसी भी काम को सेफली विदाउट एक्सीडेंट, इंजुरी, नियर मिस, इल हेल्थ कि हम किसी भी काम को कैसे करेंगे। ठीक है, उस काम को करने के लिए क्या नेसेसरी एक्शन, क्या प्रिकॉशंस लेना होगा, क्या सेफ सिस्टम ऑफ मेथड हमको अपनाना पड़ेगा उस काम को करने से पहले, करने के दौरान और करने के बाद, खास तौर पर ऐसे वर्क जो हाई रिस्क एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसलिए यह कहा गया है कि इट स्पेसिफाइंग द वर्क टू बी डन, जो भी काम किया जाएगा उसके बारे में स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे कि क्या हेजर्ड्स हो सकते हैं इस काम को करने में, किस तरह का प्रिकॉशन लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में परमिट टू वर्क के अंदर रिटन होता है, क्रिस्टल क्लियर ये बातें डिफाइंड किया हुआ होता है और एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो होते हैं, मैनेजर, सुपरवाइजर, इन लोगों के सिग्नेचर भी होते हैं। ठीक है, और वो सारी चीजें इसके अंदर है ना क्लियरली डिफाइंड होता है, क्लियरली है ना डिस्क्राइब किया हुआ होता है कि किस तरह के नेसेसरी एक्शन लेना है ताकि किसी भी वर्कर को किसी तरह के हेजर्ड्स का सामना ना करना पड़े, किसी को किसी तरह का इल हेल्थ ना हो, किसी को किसी तरह का इंजुरी ना हो। इन सब चीज़ों से वर्कर किस तरह से सेफ रहेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्क इन्वॉल्व के वर्कर किस तरह से काम को करेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों को है ना बेहतर ढंग से और अच्छे से क्लियरली डिस्क्राइब जो किया जाता है इसी को हम लोग परमिट टू वर्क सिस्टम कहते हैं। और ये होना कब चाहिए, तो ये ज़रूर हो जाना चाहिए काम के स्टार्ट होने से पहले, बिफोर वर्क एक्टिविटी स्टार्ट्स। वर्क एक्टिविटी के स्टार्ट होने से पहले वी शुड टेक परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम को हमें ले लेना चाहिए या इशू करा लेना चाहिए। चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में कि परमिट टू वर्क का एम जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आपको बता दें परमिट टू वर्क का एम क्या होता है। सिंपल है, परमिट टू वर्क का एम है कि हर इंसान के अटेंशन पर फोकस डालना। ठीक है, खासतौर पे जो हाई रिस्क नेचर के जो वर्क होते हैं, ठीक है, उस पर कि इस काम को किस तरह के प्रिकॉशन के साथ किया जाए, इस काम को करने से पहले, काम के दौरान, काम के बाद किस तरह के प्रिकॉशन का ध्यान रखा जाए, करेक्ट सेफ्टी प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाए कि किसी भी वर्कर को इंजुरी, इल हेल्थ, एक्सीडेंट या इस तरह के जो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज, इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी तरह के इशू वो ना हो और क्या प्रिकॉशन लेके काम को करना चाहिए। हर आदमी का है ना एक तरह से अटेंशन देना, इन चीज़ों पे फोकस करना, इसी के लिए हम लोग परमिट को इशू करते हैं। ठीक है, जितने लोग उस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं एक्चुअली सब लोगों को इसके बारे में पता होना। ठीक है, उन सारे लोगों को बताना इस काम के बारे में, काम से रिलेटेड जो हेजर्ड्स है, प्रिकॉशन है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो होते हैं, है ना, सेफ मेथड स्टेटमेंट्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लेना कि वर्कर हर तरह से सेफ रहें
किसी को किसी तरह से इंजुरी ना हो, इन्हीं बातों को हम लोग परमिट के अंदर क्या करते हैं, बताते हैं। चलिए अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि परमिट के कितने सेक्शन होते हैं। देयर आर 4 मेन सेक्शन टू अ परमिट टू वर्क। परमिट टू वर्क के अंदर मेन 4 सेक्शन होते हैं। उन 4 सेक्शनों पे निर्भर करता है परमिट। और एक बेहतर परमिट, एक परफेक्ट परमिट होने के लिए, एक जेन्युइन परमिट होने के लिए ये 4 सेक्शन का होना बहुत जरूरी होता है। और हर सेक्शन में क्या क्या बातें इंक्लूड होंगी उन पर भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। ये जो इशू है, इशू से रिलेटेड, तो ये हम आपको बता दें कि परमिट के जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो इशू होता है, ठीक है। उसके बाद उसका सेक्शन नंबर 2 जो होता है वो हमारा रिसिप्ट से रिलेटेड होता है। उसके बाद हमारा तीसरा जो सेक्शन होता है वो है क्लियरेंस, रिटर्न टू सर्विस, और चौथा सेक्शन जो होता है वो कैंसलेशन होता है। लेकिन एक सेक्शन जिसको हम लोग एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, और कभी कभी ये भी इंक्लूड होता है। इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एक एक सेक्शन को अच्छे से समझते हैं, एक एक सेक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इशू वाले सेक्शन को। आप समझ सकते हैं इशू का मतलब क्या हुआ, जहां से परमिट क्या होगा, रिलीज किया जाएगा, जहां से परमिट को इशू किया जाएगा। तो इस सेक्शन के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह लिखी हुई होनी चाहिए कि किस तरह का काम होने वाला है। काम का पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यानी पूरा डिटेल होना चाहिए, ठीक है। कि किस तरह का काम होगा, किस जगह पे होगा, किस इक्विपमेंट पे होगा, कौन सा लोकेशन एरिया होगा, ये सारी चीजें इशू वाले सेक्शन में दर्शाया हुआ होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट ये भी दर्शाया हुआ होना चाहिए असेसमेंट ऑफ हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद दैट जॉब, ठीक है। उस काम से रिलेटेड क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं, तो उसका रिस्क असेसमेंट के बारे में जो चीजें होती हैं, रिस्क असेसमेंट जो होता है उससे रिलेटेड, यानी किस तरह के हैजर्ड्स हो सकते हैं, इस हैजर्ड का सामना कौन करेगा, किस तरह से ये हैजर्ड्स का सामना करेंगे, और ये हैजर्ड किस तरह से उनके लिए हार्मफुल माना जाएगा या हार्मफुल होगा, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेंगे कि वो इस तरह के हार्मफुल हैजर्ड से प्रिवेंट हो सकें, बच सकें। ये सारी चीज़ें लिखी हुई इशू वाले, है ना, सेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल्स रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग। फिर अगर कोई हैजर्ड्स हैं तो उस हैजर्ड्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, अलग से एक परमिट्स की हमको ज़रूरत है या नहीं है, क्या किसी सर्विसेज को आइसोलेट करना है, किसी सप्लाई को आइसोलेट करना है या क्या। तो ये सारी चीज़ें भी, है ना, कंट्रोल रिक्वायर्ड में आपका क्या होता है, रहता है। एडिशनल परमिट में जैसे अगर हम बात करें कि कन्फाइन स्पेस में अगर किसी तरह की वर्क अगर चलने वाला है तो हमको एडिशनल वहाँ परमिट, यानी गैस टेस्टिंग से रिलेटेड हमको परमिट को क्या करना पड़ता है, वहाँ अलग से लेना पड़ता है, ठीक है। आइसोलेशन की अगर हम बात करें, कुछ ऐसी मशीन जो एक्सीडेंटली अगर वो चालू हो जाए, मोशन में आ जाए, या कोई ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जहां इलेक्ट्रिसिटी आने लगे, तो वहाँ हम लोग को लॉग आउट टैग आउट के मेथड से हमको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो लॉग आउट टैग आउट लेने के लिए अलग से हमको एक एडिशनल परमिट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की क्या ज़रूरत है या नहीं है, अगर है तो उनको भी इसके साथ क्या करना, इंक्लूड करना है। आगे बात होगी पीपी की, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसमें यह बताया जाता है कि इस काम को करने के लिए किस तरह की पीपी की रिक्वायर्ड है। हर काम में अलग अपना अपना एक हैजर्ड्स होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हर काम में अलग अलग हैजर्ड्स होते हैं। वर्क एट हाइट पे अलग हैजर्ड्स होते हैं, कन्फाइंड स्पेस अलग हैजर्ड्स होते हैं, केमिकल और किसी तरह के ऐसे हार्मफुल गैसेस के साथ काम करते हैं वहाँ अलग हैजर्ड्स होते हैं। तो हर काम के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, हमको पीपी यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज़ करना पड़ता है। तो इस काम में किस तरह के पीपी की रिक्वायरमेंट है, वो सारी बातें इसके अंदर क्या होंगी, इशू वाली सेक्शन में ये बातें सारी लिखी हुई होनी चाहिए। आगे बात करेंगे एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग। अगर वो कन्फाइंड स्पेस है, हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर पाए जाने की संभावना है, ऑक्सीजन इंडिजमेंट, ऑक्सीजन डिफिशेंसी, ये सब की अगर होने के चांसेस हैं, या इस तरह के कोई भी पोल्यूशन के पाए जाने की अगर चांसेस हैं, तो लगातार हमको उस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग को करते रहना है, यानी उस जगह की मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग करते रहनी है, ठीक है। तो क्या इसकी रिक्वायर्ड है या नहीं, तो ये बातें भी लिखी हुई होनी चाहिए इस वाले सेक्शन में, ठीक है। इमरजेंसी प्रोसीजर की अगर हम बात करें,
आपको पता है कि अगर अचानक किसी तरह की आग या किसी तरह का ब्लास्ट या किसी तरह के कोई इंजुरी एक्सीडेंट हो जाते हैं जो इमरजेंसी का रूप ले ले, तो उसका क्या वहाँ प्रोसीजर्स है, किस तरह के कंट्रोल मेजर्स हैं, इमरजेंसी को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, ठीक है, किस तरह की टीम्स हैं, इमरजेंसी कंट्रोल टीम्स हैं या नहीं, रेस्क्यू टीम्स हैं कि नहीं, ऐसे हालात में क्या क्या जा सकता है, क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो सारे इमरजेंसी प्रोसीजर्स के अंतर्गत आता है। तो क्या मतलब इस तरह के कोई काम जो हो रहा है वो इमरजेंसी का रूप ले सकता है, तो उसके क्या वहाँ प्रोसीजर्स अपनाए गए हैं, वो सारी बातें इस सेक्शन में लिखी हुई होनी चाहिए। आगे अब हम बात करेंगे रिसिप्ट वाले सेक्शन की, ठीक है। तो आपको लेके चलते हैं रिसिप्ट वाले सेक्शन में, ठीक है। तो आपको बता देते हैं कि रिसिप्ट वाले सेक्शन में क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो रिसिप्ट का मतलब हुआ कि जो परमिट को इशू करा करके लेके जा रहे हैं वो हमारे रिसिप्ट वाले सेक्शन में आएंगे, ठीक है। तो रिसिप्ट वाले सेक्शन में आपको बता देते हैं कि सिग्नेचर ऑफ द एथोराइज पर्सन, जो एथोराइज पर्सन है उसके सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है, जिस पर्सन के द्वारा ये परमिट को इशू किया जा रहा है, ठीक है। और सिग्नेचर ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन एक्सेप्टिंग द परमिट, और जो परमिट को एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके भी सिग्नेचर होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि ये एथोराइज पर्सन और ये कॉम्पिटेंट पर्सन होते कौन है, ठीक है, जो परमिट को इशू करते हैं, जो परमिट को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको बता देते हैं कि आमतौर पर एरिया इंचार्ज, साइट इंचार्ज, एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो हमारे जो जनरल मैनेजर्स होते हैं वो, ठीक है, आमतौर पर ये लोग जो या लाइन मैनेजर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये लोग आमतौर पर क्या करते हैं, परमिट को इशू करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, और इन्हीं के ही सिग्नेचर से परमिट आगे बढ़ता है और परमिट इशू होने के बाद काम को स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम क्लियरेंस की। तो आपको क्लियरेंस में बता देते हैं, क्लियरेंस में एक्चुअली क्या होता है कि जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, ठीक है, उस एरिया से रिलेटेड, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन स्टेटिंग दैट द एरिया हैज बीन मेड सेफ, ठीक है। यानी वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं, क्लियरेंस में जो क्लियरेंस सेक्शन होता है एक कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, आमतौर पर ये कौन होते हैं, आमतौर पर ये सुपरवाइजर होते हैं, कभी कभी सेफ्टी पर्सन भी होते हैं, जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जिस एरिया में काम होने जा रहा है, जिस एरिया में काम होने वाला है, एक्टिविटीज होने वाले हैं, वो हर तरह से सेफ है, वहाँ किसी तरह के रिस्क नहीं है, ठीक है, और ये काम को कंप्लीट, है ना, यहाँ किया जा सकता है सेफ मैनर में, ठीक है, और एरिया को लीव करने से पहले, ठीक है। तो बताते हैं कि साइन ऑफ भी वहाँ परमिट में होना चाहिए, क्लियरेंस सेक्शन के अंदर ये भी बातें होती हैं, यानी that they are leaving the area and isolation can be removed known as sign off from the permit or clearance। इसमें ये भी बातें होती हैं कि अगर किसी तरह का वहाँ जो आइसोलेशन किया गया था, यानी लॉग आउट टेग आउट किया गया था, उसको हटा दिया गया, अब जो सिस्टम थी वो पहले की तरह ऑन हो चुकी हैं, फिर परमिट में क्या होता है, साइन ऑफ किया जाता है, यानी परमिट को एक तरह से क्लोज किया जाता है, ठीक है। तो वो सारी बातें क्लियरेंस के अंदर लिखी जा सकती हैं। आगे बात करेंगे हम लोग कैंसलेशन की। तो चलिए देखते हैं कि सिग्नेचर ऑफ द एथोराइज्ड पर्सन स्टेटिंग दैट द आइसोलेशन हैव बीन रिमूव्ड, द एरिया हैज बीन एक्सेप्टेड बैक एंड दैट द इक्विपमेंट कैन बी रीस्टार्टेड नोन एज द कैंसलेशन ऑफ द परमिट। आपको यहाँ बताना ये चाहते हैं, सपोज आप जो किसी मशीन को, इक्विपमेंट को, है ना, लॉग आउट टैग आउट यानी लोटो के माध्यम से उसको बंद किया था, क्लोज किया था, अब एथोराइज्ड पर्सन क्या करते हैं, जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उनके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि अब वहां जो काम हो रहा था वो काम मुकम्मल तौर पे पूरा हो चुका है, काम कंप्लीट कर लिया गया है, अब परमिट को कैंसिल किया जाए, क्योंकि उस वहां जो लॉग आउट टैग आउट लगा था वो लॉग आउट टैग आउट को अब हटा लिया गया है, ठीक है, और वो इक्विपमेंट को रीस्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब परमिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और भी आपको हम बता दें, अगर परमिट के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, जिन बातों को मेंशन किया गया है, उन बातों के अकॉर्डिंग अगर वर्क एक्टिविटीज के अंदर नहीं पाई जाती हैं, यानी परमिट जिस तरह से होना चाहिए, परमिट के अंदर जिन जिन बातों को, है ना, बताया जाता है, अगर वो बातें अगर नहीं पाई जाती हैं, तो उन बातों के विरुद्ध नहीं पाए जाने की वजह से, ठीक है, परमिट को कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है।
और अगर किसी तरह का वायोलेशन होता है या किसी तरह का एक्सीडेंट होता है, नियर मिस होता है, तो इस संदर्भ में भी परमिट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। ठीक है, टाइम आउट होने के बाद भी जितने देर के लिए आपको परमिट मिला था उस टाइम से अगर ज़्यादा टाइम अगर बढ़ रहा है, ठीक है, सपोज 12 बजे तक पीएम आपको परमिट इशू किया गया था, 12:01 पीएम अगर जैसे ही होगा परमिट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं जरा सा एक्सटेंशन पर। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि हम लोग काम जो कर रहे होते हैं तो कभी कभी वो काम आगे बढ़ जाता है। ठीक है, आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम लोग काम को छोड़कर नहीं जाते हैं, बल्कि परमिट को एक्सटेंड कर लिया जाता है और परमिट को एक्सटेंड करके फिर वहाँ काम को स्टार्ट किया जाता है। तो बाकी सिर्फ हमको क्या करना पड़ता है, जो एथोराइज मैनेजर होते हैं वो मैनेजर क्या करते हैं, टाइम को बढ़ा देते हैं। सपोज 8 बजे से लेकर 12 बजे पीएम तक हमको परमिट मिला था, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा और काम आगे चलने वाला है, तो हम 1 घंटा 1.5 घंटा और हम परमिट में एक्सटेंशन करेंगे। और जो एथोराइजिंग मैनेजर होते हैं, एथोराइजिंग मैनेजर के द्वारा हम सिग्नेचर करेंगे और कराने के बाद परमिट एक्सटेंशन एक फॉर्म होता है, उसमें वो टाइम को हम क्या करेंगे, आगे मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा एक्सटेंशन होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। मैक सेफ्टी एट रवेद।